चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म वाले टॉपिक पे चल रहे हैं ना। हमने क्या क्या बताया था इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको? एंटिटी, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, ट्रांजैक्शंस, बैड डेब्ट्स, सेल, परचेज, ये सारा का सारा हमारा खत्म हो चुका था। अच्छा, सेल परचेज में दो चीज वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। एक है हमारा कौन सा, सेल्स रिटर्न, और एक है हमारा परचेज रिटर्न। यही ना? इसको इसलिए आपके लिए बताना जरूरी है क्योंकि वैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूं एक बार। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है हमारा? बताया था ना उस दिन, मैंने क्या बोला था? एक होता है इनवर्ड और एक होता है हमारा आउटवर्ड। एक इनवर्ड और दूसरा आउटवर्ड। मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसमें अगर मैं सिर्फ रिटर्न जोड़ दूं तो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड करने का मतलब जो रिटर्न होकर इन हो रहा है ना, हमारे पास आ रहा है, यानी कि पहले बाहर ऑलरेडी गया हुआ है, मतलब हमने इसको क्या किया हुआ है, पहले ऑलरेडी सेल किया हुआ है। तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड को दूसरा नाम क्या है हमारा? दूसरा सेल्स रिटर्न। तो क्या होगा ये? रिटर्न सेल का दूसरा नाम। और एक होता है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब वार्ड से जो भाई बाहर जाए, तो उसको क्या कहेंगे? यानी कि पहले हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था। तो परचेज रिटर्न के बदले आपको हो सकता है कि रिटर्न आउटवर्ड आपके पास दे सकता है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको जानना ये जरूरी है। इसी के साथ मैं बता दूं, जब मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा उसमें ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाऊंगा खास करके, तो उसमें एक आता है क्या भाई? कैरेज। एक नाम आता है जिसको क्या कहते हैं? कैरेज कहते हैं। कैरेज भी क्या होता है? कभी इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज का मतलब क्या होता है? ढुलाई खर्च, मतलब किसी चीज को हम लेकर अपने गोडाउन तक ला रहे हैं या अपने बिजनेस से बाहर ले जा रहे हैं। तो इन कहने का मतलब कैरेज इनवर्ड, फिर यहां पे क्या आ गया? इन कहने का मतलब हमारा क्या होगा? कैरेज इनवर्ड कहने का मतलब क्या होगा कि हम सामान को जो ला रहे हैं अपने पास, उसके लिए जो हम भाड़ा दे रहे हैं, तो वो। और एक होगा कैरेज आउटवर्ड, यानी कि हम इसको भेज रहे हैं अब। तो ये जो कैरेज इनवर्ड जो लगता है ना, ये याद रखिएगा, हमेशा किस चीज पे लगता है? परचेज पे। खैर उस समय बताऊंगा आपको एक बार। और ये कैरेज आउटवर्ड जो लगता है ना, हमेशा किस पे लगता है? अच्छा, इस पे डिपेंड करेगा कि कैरेज इनवर्ड का नेचर कैसा है, इसलिए जानना जरूरी है। क्योंकि कैरेज, ये परचेज पे लगने वाला जो कैरेज होता है ना, वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। मैंने कल बताया था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, फिर मैंने बोला कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सेल पे जो ये जो इनवर्ड मतलब कैरेज आउटवर्ड लगता है, ये हमारा कौन सा नेचर का हो जाता है? इनडायरेक्ट नेचर का हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, हमने आपको बताया था दो चीज। एक तो बताया था डेटर, कल ही। डेटर में याद रखिएगा, ये जो डेटर जो आता है किस हेडिंग के अंतर्गत आता है? तो एक तो ये एसेट्स है हमारा, और एसेट्स है तो पक्का है कि या तो नॉन करेंट एसेट्स होगा, नहीं तो करेंट एसेट्स होगा। नॉन करेंट एसेट्स तो पक्का नहीं है, क्योंकि डेटर जनरली हम क्या होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में यदि किसी को क्रेडिट सेल कर रहे हैं, कल यही बताया था ना, तो क्रेडिट सेल के केस में किस चीज का जन्म होता है? डेटर का। तो कभी भी किसी भी बिजनेसमैन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, या कोई भी बिजनेसमैन इतना अपने क्रेडिटर को अलाउ नहीं करता कि भाई कोई बात नहीं, आप हमारे इस पैसे को 2 साल बाद दीजिएगा। ऐसा कोई करेगा क्या? तो इसलिए डेटर बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है? हमारा करेंट एसेट्स होता है। ठीक है ना? करेंट एसेट्स में याद रखिएगा,
डेटर कौन है? जो भविष्य में देने वाला है। एक और शब्द आता है, इसका मतलब आप लोग जानते हो, एबल। एबल का मतलब सक्षम के योग्य है कि मतलब अभी वो ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर से, ये फ्यूचर से रिलेटेड वर्ड है एबल। तो यहां पे कभी क्या होगा, एबल से पहले क्या जुड़ जाएगा? रिसीव जुड़ जाएगा कभी, या कभी ऐसा हो सकता है कि एबल से पहले क्या जुड़ जाए? पे जुड़ जाए। अगर रिसीव जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? रिसीवेबल। और इसको अगर जोड़ के हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? पेबल। ठीक है, तो रिसीवेबल कहने का मतलब जहां भी रिसीवेबल है, एक चीज तो क्लियर आपको रख लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना कि रिसीवेबल कहने का मतलब होता है कि रिसीव होने वाला है, मतलब रिसीव नहीं हुआ अभी तक, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ट्रेड में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिसीवेबल भी होता है, मतलब अब हमें मिलने वाला है, और ट्रेड में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो पेबल भी होता है, जिसको हम ट्रेड पेबल कहते हैं, ऐसे पढ़ना है। और एक ट्रेड रिसीवेबल होता है। तो ये जो डेटर जो आता है ना, इसी ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत आता है। बिजनेस में मुख्य रूप से दो चीजों को ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत रखा जाता है, एक तो डेटर। अच्छा, मैंने बोला था ना, जो भी चीज जिंदा है, यानी कि जो भी चीज बैलेंस शीट में है, मतलब कैपिटल हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे एसेट्स हो, पक्का है कि एक ना दिन इसको मरना है, मरना है। मैंने बोला था डेटर भी मरता है। कैसे मरता है? या तो मुझे कैश दे दे, नहीं तो चेक दे दे, मतलब कैसे भी अपनी क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दे। या तो मैं उसको डिस्काउंट दे दूं, या वो हमारा पैसा लेके भाग जाए, मैं समझ जाऊं कि मुझे पैसे देने वाला नहीं है। तो उस केस में हम ये मानते हैं कि डेटर हमारा हमारे बुक से खत्म हो गया, मैं उसको लॉस मान के, या जो भी वो अगर रिसीव हो रहा है तो मैं मान लेता हूं। लेकिन डेटर क्या होता है ना, कि बहुत जिनका क्या कहते हैं गुडविल बना होता है ऑलरेडी मार्केट में, वो लोग एक और काम करते हैं, वो एक ट्रांजेक्शन करते हैं, किसके थ्रू? बिल के थ्रू। ठीक है ना। अब ये बिल भी दोनों चीजों से रिलेटेड होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स, ये ध्यान रखिए। बिल एक्चुअल में होता क्या है? तो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो पक्का है कि एक चीज के बारे में पक्का है कि यहां पे दो लोगों के बीच में एटलीस्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, इन्होंने कुछ दिया है और इन्होंने कुछ दिया है, ये तो कंफर्म है, मैंने आपको बता रखा है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या होता है, लेट सपोज ये ए है और ये हमारा बी है। ए ने बी को क्या बेचा? गुड्स बेचा, ठीक है ना, और क्रेडिट सेल किया। ए ने बी को क्या किया? क्रेडिट सेल किया। बी ने बोला हम आपको 10 दिन बाद पैसे देंगे। लेकिन मैंने आपको बोला ना, ये सारे इमोशंस हमारे पास है। बिजनेस में जाइएगा तो यहां पे इमोशन की कद्र नहीं होती, आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास। एक बिजनेस माइंड का था ज्यादा, वो बिजनेस के साथ किसी भी इमोशंस को लेके बीच में नहीं आता। उसने बी से साफ बोला भाई बुरा मत मानना, ऐसा कि 10 दिन बाद शायद मैं भूल जाऊं, या गलती से तुम ही भूल जाओ, मैं तुमसे पैसे मांगू और तुम ये बोलो कि भाई हमारा आपके साथ तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं है ऐसा कि मैं पैसे दूं, तो तुमको 10 दिन बाद पैसे देना है ना, तो ऐसा करो, मुझे ना एक लेटर दे दो। क्या दे दो? एक लेटर दे दो। उस लेटर में एकदम साफ साफ लिख दो कि आज से 10 दिन बाद मैं तुमको 100 रुपए, 50 रुपए, 150, जितने का भी हो, 1000, 10 लाख, करोड़, जो भी है, मैं तुम्हें आज से 10 दिन बाद ये पेमेंट करूंगा। और उस पर तुम सिग्नेचर करके, वैसे लिखता ये कौन है? ये सेल करने वाले लोग, ये क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, और फिर ये क्या करता है भाई, जो परचेजर होता है उस पर सिग्नेचर करके, मतलब उसको क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है कि हाँ भाई हम तैयार हैं आपके इस कंडीशंस के साथ। और उस बिल को क्या किया जाता है, ये कहां भेज देता है? ये हमारा क्या है? बिल है। किसके पास भेज दिया जाए? तो सेलर के पास। जैसे सेलर के पास आया, 10 दिन बाद सेलर क्या करेगा, ये एक ऐसा बिल है जिस बिल के बदले सेलर को पेमेंट मिलने वाला है, और यही बिल एक ऐसा बिल है, सेम बिल, जो परचेजर के लिए क्या होगा, परचेजर को क्या करना पड़ेगा, इस बिल के बदले पेमेंट करना है। इसीलिए क्या होता है कि बिल्स रिसीवेबल,
तो हमेशा सेलर के लिए जो बिल जो होता है वो रिसीवेबल के तौर पे काम करता है। वैसे इसका फुल डिटेल आपको इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मिलेगा, इस पे जो कानून जो लागू है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि आपके पास बिल कैसा होना चाहिए, है ना। इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी उसमें जिक्र किया गया है, तो आपको पढ़ना है। आगे आप चलिएगा तो बिजनेस लॉ जो पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तो पढ़िएगा तो मजा आएगा वो कानून में। अभी समझ गया, मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया कि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का हम नाम तो सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आता है जनरली बच्चों को। तो बिल कुछ भी नहीं होता है, वही एक कागज का क्या होता है, लिखित नोट होता है, जिसमें प्रॉमिस किया जाता है, किसके द्वारा, एक परचेजर के द्वारा सेलर को ये प्रॉमिस किया जाता है कि भाई आने वाले इतने दिनों बाद, उसमें परफेक्ट डेट लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि भाई जब राम की शादी सीता से होगी तो उसके 10 दिन बाद मैं तुमको पेमेंट करूंगा, क्योंकि मतलब ये सर्टेन नहीं है ये। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि अनसर्टेन केसेस को हम मान्य नहीं करते, फिर ये बिल वैलिड नहीं होगा। ये बिल वैलिड, हाँ ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय के बाद कोई आतंकवादी है, मरेगा, उसके 10 दिन बाद मैं पेमेंट करूंगा, मौत सर्टेन है, तो उसको वो मान्य होगा। बट ये शादी क्या पता होगा कि नहीं होगा भाई, है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बिल का केस हो गया। तो डेटर और प्लस क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, जिसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, BR कहते हैं। ये दोनों हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रहेगा। और ट्रेड पेबल के अंतर्गत हमारे जो आते हैं वो दो चीज आता है, क्या क्या आएगा, तो इसी का अपोजिट कर दीजिए। डेटर के बदले हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटर के बदले हमारे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा क्रेडिटर और प्लस बिल्स पेबल। आया समझ में। तो क्रेडिटर क्या होता है ये मैंने आपको कल नहीं बताया था ना, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा, आइडिया लग गया होगा। फास्ट में ही करके हम चल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कल परचेज के बारे में बताया, सॉरी सेल के बारे में, वैसे ही क्या होता है हमारे पास एक होता है परचेज। परचेज में क्या हो गया, दो हो गया, क्या क्या, उसी के जैसा एक हो गया कैश और एक हो गया हमारा क्रेडिट। तो कैश परचेज में क्या होता है, कैश परचेज में हमारे पास गुड्स या सर्विसेस आता है और इसके बदले हमारे पास से कैश या अदर देन कैश, सीधे कह लीजिए, हमारे पास से जाता है। लेकिन क्रेडिट परचेज के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज आता तो है, लेकिन हमारे पास से कैश या कैश इक्विवेलेंट ये हमारे पास से नहीं जाता है। चाहिए ना, दो पार्टी तो चाहिए ना, इसीलिए यहां पे एक नया जन्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर वही हो गया जो इन फ्यूचर जिससे हमें पेमेंट क्या होता है, मिलने वाला है, नहीं भैया देने वाला है, हम देने वाले हैं जिसे। इसीलिए क्रेडिटर क्या होता है हमारे लिए, एक तरह से लायबिलिटी भी होता है, ध्यान रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमारा क्या बच गया, हमारे पास बच गया डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट में क्या होता है, अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, डिस्काउंट को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। एक डिस्काउंट होगा हमारा कैश डिस्काउंट, एक डिस्काउंट होगा हमारा दूसरा डिस्काउंट जो होगा हमारा रेट डिस्काउंट, और एक हमारा तीसरा डिस्काउंट जो होगा वो होगा हमारा रिबेट। ठीक है, इसको आप जान जाओ ये डिस्काउंट क्या होता है। वैसे इस दोनों डिस्काउंट को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कहां, जब हम जर्नल एंट्री आपको पढ़ाएंगे। जर्नल एंट्री 5 या 6 तरीके से मैं आपको अलग अलग क्या करेंगे, उसको वर्गों में बांट के क्लासिफाई करके मैं बताऊंगा, तो वहां पे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां पे बस इतना ही जानिए कि इसका एंट्री किया जाता है,
यानी कि इसका अकाउंटिंग किया जाता है, लेकिन इसका अकाउंटिंग नहीं किया जाता है। यानी जब एंट्री नहीं होगा तो फिर आगे जाने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, रिबेट का भी होता है। देखिए ये जो होता है ना, ये दोनों की मर्जी के साथ होता है, लेकिन रिबेट जो होता है ना मजबूरी में किया जाता है। रिबेट मजबूरी में जैसे हो गया, लेट सपोज ये कैमरा स्टैंड हमारा चलो 500 का है, किसी जान पहचान के दुकान से मैं गया तो उन्होंने मुझे 490 में दे दिया, 450 में दे दिया, तो इसको हम देखेंगे कि वो कौन सा है, डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है या डिस्काउंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रिबेट क्या होता है, लेट सपोज इस कैमरे स्टैंड का कोई भी एक पार्ट है जो काम नहीं कर रहा, कोई एक फंक्शन है जो काम नहीं कर रहा, तो उसके मजबूरी है भाई, वो अगर फुल अमाउंट में देगा तो कोई लेगा क्या इसको। तो किसी ना किसी डैमेज गुड्स को क्या करते हैं, जब कोई भी बिजनेस में बेचा जाता है उसके प्राइस को लो करके, तो उस जो लोअर प्राइस जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, रिबेट बन जाता है। तो एक तो ये चीज हो गया रिबेट का। एक और चीज होता है डिस्काउंट को, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं, एक और डिस्काउंट है। उस डिस्काउंट में आपको दो तरीके का होगा। एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और एक होता है डिस्काउंट अलाउड। एक क्या होता है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, और दूसरा हमारा क्या होता है डिस्काउंट अलाउड। ये दोनों भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इसलिए डिस्काउंट रिसीव जो होता है ये हमारे लिए एज अ इनकम होता है, एज अ इनकम होता है, मतलब मुझे ये डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे कैमरा स्टैंड लेना था, किसी जान पहचान के दुकान में गया, उन्होंने 400-500 के इस कैमरे को मुझे कितना दे दिया, 450 दे दी, तो 50 रुपया जो हुआ वो डिस्काउंट मुझे मिला। यानी कि एक और चीज दिमाग में सेट करके चलना है कि जहां भी परचेज पे डिस्काउंट की बात होगी, हम क्या समझेंगे, वो डिस्काउंट क्या है हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड है। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या होता है, क्या होता है, इनकम होता है। फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है जान। ठीक वैसे डिस्काउंट अलाउड एक होता है। ये क्या हो गया, मतलब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि यहां पे सेलर कौन, हम, ठीक है ना। तो हम यदि किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर इस कैमरे को, लेट सपोज मैं इसी कैमरे का बिजनेस करता हूं, कैमरा स्टैंड का, मैं किसी को जब बेचने गया वहां पे, तो वो भी मेरा जानकार निकला, मैं 20% एटलीस्ट इस पे प्राइस अपना रख के चलूंगा प्रॉफिट। तो मैं इस 500 के कैमरे स्टैंड को मैंने क्या किया, 600 में बेचने का सोच लिया। वो आए, उनको मैंने 575 में दे दिया, 550 में दे दिया। तो ये जो 45 या 50 रुपया मैंने छोड़ा, ये एक तरह से मेरे लिए क्या है, लॉस ही तो है, नुकसान ही तो है। तो जनरली इसको हम क्या मानते हैं, ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस मानते हैं जनरली इसको, या लॉस कह लीजिए। और ये हमारे लिए ये किस चीज पे होता है, जब हम क्या करते हैं, सेल के केस में ये होता है। ये ध्यान रहेगा। मैंने इनकम और एक्सपेंस इसलिए बताया क्योंकि ये जब भी हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें से एक चला जाएगा कहां पे, डेबिट में, और एक दूसरा चला जाएगा क्रेडिट में। चलिए इसी बात पे आया, एक नाम आया क्या, एक आया हमारा नाम क्या, डेबिट, और दूसरा नाम हमारा आया क्या, क्रेडिट। इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लैटिन भाषा के संबंधित कुछ बातें की जाती है, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा नहीं कि डेबिट क्या होता है, डेबर से आया, ये क्रेडर से आया, लैटिन में इसको ये कहते हैं, वो कहते हैं, वैसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप यही जान जाओ मैंने क्या बोला था कि जो भी अकाउंटिंग हम करते हैं वो सारा का सारा अकाउंटिंग बेस्ड किस पे होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे होता है। और कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो उसमें कितना पार्टी होता है, मिनिमम कितना पार्टी, 2 पार्टी तो एटलीस्ट जरूर होता है। अब हम कैसे पाए, अब इसमें एक पार्टी कौन होता है, रिसीवर, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, और दूसरा पक्का क्या है भाई, गिवर, यही होगा ना। तो हमें कैसे पता चले कि कौन रिसीवर और कौन गिवर है, मैं बोलता हूं बच्चों को क्लास में,
कि घर में आपके 3-4 भाई हैं तो आप क्या बोलते हो? सबको भैया तो बोलते नहीं हो, क्या बोलते हो? या तो नाम लेके बोलते हो, और नहीं तो बड़का भैया, छोटका भैया, बीच का आप लोग भी जानते हो क्या कहते हो, वो आप जानते हो, लाल भैया, पियर भैया, ऐसा होता है ना। मतलब मजाक में मैं बोल रहा हूँ, वैसे गांव में लाल भैया ऐसा बोलता है लोग, जैसे बीच के जो हो गए, तो ऐसा चलता है। मतलब क्यों हम कहते हैं ये? क्या उनका नाम है बड़ा छोटा? नाम नहीं है ना। हम सिर्फ पहचान के लिए, ताकि हम उस चीज को सुन के या देख के ये बता सके कि हम किन के बारे में बातें कर रहे हैं। तो वैसे ही कौन सा ट्रांजेक्शन हमारे लिए एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा रिसीवर है, कौन सा गिवर है, कौन सा डिस्काउंट अलाउड है, कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड है, इन सभी चीजों के पहचान के लिए हमने दो वर्ड का यूज किया, जिसमें से एक वर्ड को क्या कहते हैं? डेबिट, और दूसरे वर्ड को क्या कहते हैं? क्रेडिट का। बस इतना ही याद रखिए। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने इस वर्ड को यहां पे अकाउंटिंग में लाए, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को, ताकि हम अच्छे से फॉलो कर सके रूल रेगुलेशन को। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन इसमें डेटर है, कौन सा क्रेडिटर है कि नहीं। तो इस चीज के कारण हमने ये काम किया है। अगला कोई बताइए, कोई डिफिनीशन आपका छूटा हो तो, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, एक और चीज है, मैंने आपको कल बताया था, समझ लीजिएगा लोग। एक्सपेंस के बारे में हमने बात किया था आपसे, अलग अलग इसको कर दे रहे हैं एक ही पेज में। हमने आपसे किस चीज के बारे में बात किया था कल? एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस जो होता है ना, अगर नॉर्मल एक्सपेंस है तब तो चलो वो एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस भी दो तरीके का हो सकता है। एक क्या, कि भाई खर्चा हो गया, खर्च हो गया, बट हमने उसका अभी पेमेंट नहीं करा, यानी कि वो हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ये अकाउंटिंग का ये जो है ना शॉर्टकट है, इसको आप एग्जाम में यूज करोगे, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो उतना बड़ा शब्द लिखना कि भाई आउटस्टैंडिंग, तो उससे बेहतर है कि आप ओएस लिख दो, चलेगा ये, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वो खर्चे हैं जो हम कर चुके हैं। और एक्सपेंस का मतलब तो आपको पता है ना अब, है ना, पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड, है ना। तो ये यूटिलाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसके बदले पेमेंट नहीं करा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, चलो आज आउटस्टैंडिंग था, 2 रुपया बचा था, मैंने उसको 5 का सिक्का दे दिया, 3 रुपया हमारा क्या हो गया? एडवांस हो गया। मतलब अभी खर्च नहीं हुआ है, लेकिन हमने उस दुकानदार को दे दिया, चलो भाई आएंगे नेक्स्ट टाइम तो हम 3 रुपया का आपसे जो भी लेना होगा हम ले लेंगे। तो हमने अभी खर्च नहीं किया, बट खर्च के बदले पहले ही हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? यहां पे जनरल टर्म है ये, एडवांस हो गया, प्रीपेड हो गया, है कि नहीं। हमने ये पहले ही एडवांस में दे दिया, ध्यान रहेगा। चलिए कोई बात। आज तो 12 बजे के बाद मेरे ख्याल से पूरा मोतिहारी में झांक निकलने वाला है, 11 बजे के बाद ना। चलिए देखिए फिर वैसे ही क्या होता है, मैं अभी इसमें कुछ और भी चीजें बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। उसके बाद क्या हो गया? ठीक इसी प्रकार से क्या होता है हमारा इनकम है। अच्छा, कोई आप ही लोग के, वैसे इनकम में भी क्या होता है कि कभी कभी क्या हो गया, आपने कमा लिया लेकिन आपको अभी मिला नहीं, है कि नहीं। तो उसको आप क्या कर सकते हो? आउटस्टैंडिंग। लेकिन जनरली आउटस्टैंडिंग का यूज यहां पे नहीं किया जाता, यहां पे जनरली आउटस्टैंडिंग का यूज नहीं किया जाता है। यहां पे आउटस्टैंडिंग के बदले क्या यूज किया जाता है? एक्रूड, ठीक है ना। यहां पे एक और शब्द यूज किया जाता है, ड्यू का भी यूज किया जाता है कि नहीं। यहां भी कई लोग आपको ड्यू का यूज करेगा कि भाई बाकी है कि नहीं। तो ऐसा ये हो सकता है। और इसमें भी क्या होता है आपको
एडवांस, जैसे कोई कहीं काम कर रहा है, या प्रीपेड भी कह सकते हैं। तो कोई कहीं काम कर रहा है, उसको जरूरत पड़ा, उसने अपने ओनर से क्या कहा कि सर मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए। मैं मकान मालिक को ही मैंने क्या कर दिया, 2 महीने का रेंट एडवांस कर दिया। यानी कि अभी उन्होंने इस रेंट को कमाया नहीं है, मतलब हमने अभी उतना दिन रहे नहीं है, लेकिन आगे 2 महीने के लिए पहले ही हमने दे दिया, तो क्या हो जाता है हमारा एडवांस या प्रीपेड हो जाता है। ये आप सबको पता है, लेकिन इसको बताने के पीछे का जो रीजन ये है कि इसमें क्या होता है कि नेचर चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा नेचर चेंज हो जाता है। यहां पे मैंने आपको कल बताया था 4 नाम के बारे में, मैंने आपका जिक्र किया हुआ था, जिसको आपको याद करने के लिए मैंने बोला था कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे आप याद कर लीजिएगा। मैंने क्या क्या वो नाम बोला था कि भाई वो नाम है हमारा क्या, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, है कि नहीं। पक्का है कि जो इनकम है वो एक्सपेंस नहीं हो सकता, जो एक्सपेंस है इनकम नहीं हो सकता, या लायबिलिटी या एसेट्स नहीं हो सकता। मतलब सबका नेचर यहां पे क्या है, अलग अलग है। लेकिन कुछ कारणों से धर्म परिवर्तन होता है ना, वैसे ही यहां भी धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है। क्या परिवर्तन किया जा रहा है, तो एक्सपेंस अगर ऐसा एक्टिविटी करता है, यानी हमने खर्च कर दिया है, हम बगल वाले चचा के दुकान से बिस्कुट खरीद के खा चुके हैं, लेकिन अभी हमने उनका पेमेंट नहीं करा है, तो मतलब वो खर्चा तो होना था, वो हो गया। लेकिन उस खर्चे के साथ जिस चीज का जन्म हुआ, अब नया बदलाव जो हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करेंगे, तो ये किसी में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि चाचा पैसा मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, तो चाचा के लिए हम क्या हो गए हैं, डेटर हो गए। समझ में आया? इसलिए ये हमारे लिए जानना जरूरी था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जहां भी आए, उसके ऊपर किसका रूल हमें अप्लाई करना है, लायबिलिटी का, ध्यान रहेगा। वैसे ही क्या होगा कि एडवांस में हमने अब चाचा को दे दिया पैसा, तो क्या आगे अब मैं 3 रुपए, जैसे 2 रुपया बाकी था, मैंने उनको 5 रुपया का सिक्का दे दिया, 3 रुपया जो बाकी रह गया चाचा के पास, वो क्या अब उसके बदले मुझसे पैसा मांग पाएंगे 3 रुपया के बदले? यानी कि अगर मुझे खाना होगा तो मैं उनसे लेके कुछ खा लूंगा, और नहीं खाना होगा तो मैं उनसे, मेरे पास ये हक है कि मैं उनसे पैसे ले सकूं। यानी कि उनके पास जो 3 रुपए पड़े हुए हैं, उस 3 रुपए पे ऑनरशिप राइट किसका है, बताया था ना, ऑनरशिप राइट पे ही डिपेंड करता है एसेट्स और लायबिलिटी का नेचर। वही क्या हो गया, हमारा है। इसीलिए वो हमारे लिए क्या होगा, जिसपे हमारा ऑनरशिप राइट हो, चाहे हमारे पास हो चाहे किसी के पास हो, वो हमारा क्या होता है, एसेट्स। तो याद रखिएगा, जैसे एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस हो, तो समझिएगा वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस नहीं होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक वैसे ही इसमें अपोजिट हो जाता है, ठीक वैसे ही अपोजिट हो जाता है। जैसे मान के चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल क्या है कि मान के चलिए मैं यहां पे आपको क्लासेस ले रहा हूं, मैं यहां पे आपका क्लासेस ले रहा हूं। हमारा ये था कि रोज के भाई क्या करने हैं आपको, 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आपको क्लासेस का फी है, मैं ये बोल दिया। यानी कि जैसे मैं 1 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, आपके ऊपर कितने रुपए ड्यू हो जाएंगे, 400 रुपए। आप मुझे पैसे दो या ना दो, आपके 400 रुपए पे किसका ऑनरशिप राइट है, हमारा है ना। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्रूड या ड्यू इनकम जो होता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में वो मुझे रिसीव होने वाला। ठीक है, लेकिन वही मान के चलिए, हमने भाई आपसे मांगा 400 रुपए की, आज मैंने पढ़ाया 400 रुपए दे दीजिए। आपने सोचा रोज तो 400 देना ही है सर, अगले 10 क्लास के लिए 4000 ले लीजिए, ऐसा हुआ। तो मैंने आपको पढ़ाया कितना, सिर्फ 1 दिन, एडवांस कितना आपने दे दिया, अगले 9 दिनों का। तो जो 400 रुपए होगा वो हमारे लिए इनकम होगा, लेकिन बाकी जो 3600 रुपए होंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कल से पढ़ाना बंद कर दूं, तो आप आसानी से आइएगा और मुझसे वो रुपए वसूल करके लेके चले जाइएगा। समझ में आया? वो क्या होगा, आपको इनकम और एक्सपेंस के नेचर में भी परिवर्तन होता है। कब? आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, ड्यू, इन्हीं सब चीजों के केस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको नेचर ऑफ अकाउंट में जब हम चलेंगे, ट्रेडिशनल जब मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा, तो आपको पता
चलेगा इस चीज के बारे में। इंसॉल्वेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इंसॉल्वेंसी के बारे में, जब आपका एसेट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, आपका लायबिलिटी ज्यादा हो जाए, इन दैट केस आप क्या हो जाते हो, इंसॉल्वेंट हो जाते हो। तो ये भी हमने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है। तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए कोई ऐसा टर्म नहीं बचा कि जो अकाउंटिंग आप करिएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है ना। एक है शब्द यहां पे दिया हुआ है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस वगैरह मैं छोड़ रहा हूं आपको। तीन और चीज मैं आपको बता दूंगा अभी। और एक है हमारा गुड्स, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा स्टॉक, और एक और चीज है आपका गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, और तीसरा हो गया हमारा, जिसके बारे में वैसे मैंने आपसे चर्चा किया था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 3 पॉइंट, इसको भी जानना जरूरी। और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको अकाउंटिंग टर्म्स में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या विजिबिलिटी सही नहीं है क्या इस कलर का, व्हाइट से भी लिख ले। चलिए, तो गुड्स क्या हो गया, हम अगर कोई ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रेड यदि हम करते हैं, उस ट्रेड में क्या करते हैं, कोई भी जिस प्रोडक्ट को लेके हम उस बिजनेस को करते हैं, जिस प्रोडक्ट को लेके, वो हमारे लिए क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। अब मैटर नहीं करता कि वो प्रोडक्ट छोटा है या बड़ा है। एक बिल्डर के लिए एक बिल्डिंग क्या होता है, हमारे लिए जो बिल्डिंग होगा वो फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे होगा, क्योंकि हमारा काम बिल्डिंग खरीदना बेचना नहीं है। लेकिन एक बिल्डर के लिए वो काम ही क्या है उनका, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है उनका, गुड्स होगा। क्यों, क्योंकि उसी के लिए वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए गुड्स का मतलब हो गया कि हम जिस भी चीज के लिए हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिस मेन मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो हो हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। और वही गुड्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, हम देखते हैं, जब लेट सपोज कि आज के डेट में, अभी के डेट में हमारे पास कितना गुड्स बचा हुआ है, तो वही चीज क्या हो जाता है, हमारा स्टॉक हो जाता है। तो गुड्स क्या हुआ, जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल जब एक ले रहे हैं तो ले रहे हैं कि कैमरा स्टैंड, इसी में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं कि मुझे कैमरा स्टैंड खरीदना है, बेचना है, या बनाना है और बेचना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे पास पहले 100 थे, मैंने उसमें से 20 बेच दिया, या 40 बेच दिया था, फिर 20 खरीद लिया, मेरे पास कितने बच गए, 80। अभी के लिए मैं पूछूं कि हमारे पास जो कितना गुड्स है, तो नहीं पूछते अरे अभी ये स्टॉक में कितना है, तो ये स्टॉक हो गया। लेकिन स्टॉक में हर चीज हम काउंट नहीं करते, सिर्फ किस चीज को काउंट करते हैं, गुड्स को काउंट करते हैं। अच्छा, गुड्स जब स्टॉक बनता है तो स्टॉक का एक और नाम होता है, क्या होता है हमारा, इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री जो है ना, दो अलग अलग बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग कॉन्सर्न है, हमारा काम क्या है, ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का कहने का मतलब क्या हो गया, कि हम क्या करते हैं, इसको मैं खरीदता हूं कहीं से, और फिर विदाउट इसमें कोई चेंज किए हुए मैं इसको सीधे बेच देता हूं, है कि नहीं। तो ये हमारा ट्रेडिंग कॉन्सर्न हो गया। लेकिन एक होता है हमारा प्रोडक्शन कंपनी होता है, या जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो यहां पे ट्रेडिंग में जो होता है ना, स्टॉक का मतलब स्टॉक, या इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री। और कौन सा स्टॉक, तो स्टॉक हमेशा किस में होता है, फिनिश्ड। क्योंकि मैंने बोला ना, हम जिस रूप में इसको लेके आते हैं, उसी रूप में बिना किसी चेंज के हम इसको बेच देते हैं। तो यहां पे इन्वेंट्री या स्टॉक कहने का मतलब ट्रेडिंग कॉन्सर्न में हमेशा फिनिश्ड होता है, हमेशा। लेकिन यदि मैं किसी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं चला जाऊं, बिजनेस में चला जाऊं, तो वहां पे यही चीजें किसमें बदल जाती हैं, तीन चीजों में बदल जाती है। एक होता है हमारा
रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा WIP, जिसको वर्क इन प्रोग्रेस आप कह सकते हो, और एक हो जाता है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड गुड्स आप कह लीजिए, यही वाला। समझ में तो आपको आ गया होगा। वर्क इन प्रोग्रेस सेकेंड टर्म है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब क्या हो गया, अब मान के चलिए मैं इस कैमरे स्टैंड को बना रहा हूं, तो उसमें क्या हमने प्लास्टिक का दाना लाया होगा, कोई भी प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट बनता है उसके एक अलग दाना आता है, तो वो मैं लेके आया होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। इसमें बहुत सारे लोहे वगैरह का यूज होगा, उसको मैं शेप दूंगा, तो सारे के सारे चीज अभी क्या है, अभी वो सारा का सारा चीज हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। अब मैं इसको प्रोसेस में लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है इसको, तो जो चीज ना ही रॉ मटेरियल है ना ही अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट में अभी हम उसको चेंज कर रखे हैं, यानी बीच में अभी अटका पड़ा है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इस पे काम अभी हमारा चल रहा है। और एक आता है लास्ट में हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जब वो बन के तैयार हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्शन कंपनी में जाइएगा ना, तो वहां पे आपको गुड्स को या इन्वेंट्री को आपको कितने हिस्सों में बांट के दिखाना पड़ेगा, 3 हिस्सों में। अब WIP में भी अलग अलग हिस्से बांट के जाते हैं कि ये स्टेज 1 पे कौन है, स्टेज 2 पे कौन है, स्टेज 3 के कंप्लीशन में कौन है, तो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक जो मैं बता रहा हूं आपको, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक क्या होता है हमारा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैं कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही ना मैंने बताया था, ऑपरेशन किससे बना है, ऑपरेट यानी चलाने से। ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, रिवेन्यू फ्रॉम, हमारे पास क्या रिवेन्यू आ रहा है, मतलब हमारे पास आय आ रहा है, मतलब इनकम आ रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, धन दौलत आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो मैं जिस काम के लिए अपने बिजनेस को सेटअप किया हूं, अगर उस काम को करने से मुझे जो भी रिसीव होता है, ऑल इज कॉल्ड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, ये भी आपको नेचर ऑफ बिजनेस पे, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। लोग बच्चों को याद करा देते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। हमारे दिमाग में पहली बार में सेट क्या हो गया कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल, लेकिन सेल के अलावा भी बहुत कुछ होता है। सेल किसके लिए है, सेल किसके लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमारे लिए क्या ये सेल है, हमारे लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा, हमारा फीस हो जाएगा, है कि नहीं। यदि मैं कहीं से इंटरेस्ट कमा रहा हूं किसी को अपना पैसा लोन पे देके, तो हमारे लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर बैंकिंग ये इंस्टीट्यूशन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कोई, तो उसका तो काम ही वही है पैसे कमाना, वो तो सामान नहीं बेचती ना, बैंक बेचती है क्या, तो उसके लिए तो कमाना वही है कि भाई वो किसी को क्या करेगी, लोन देगी, उससे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा तो उससे क्या मिलेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। तो इस प्रकार से उनके लिए रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन का मतलब बदल जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह हो जाता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को का मतलब आप सेल मत मानिएगा, जनरली सेल होता है, लेकिन मैं ये उस केस में बता रहा हूं चूंकि आप BBA के स्टूडेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि नेचर ऑफ बिजनेस अगर दे दे कि भाई एक बैंकिंग कंपनी है और वो आपको ऑप्शन दे दे कि ये चीजें हैं, उसमें आप बताइए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, तो हमने क्या पढ़ रखा है यहाँ पे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। तुरंत हमारा सारा कॉन्सेप्ट वहां पे दरा का दरा रह जाएगा। और वैसे मैंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ऑपरेशन से जब हमें पता लग गया, तो अब हम कोई भी बिजनेस हो, नेचर ऑफ बिजनेस को पहचानेंगे और उसके अनुसार उसमें क्या, इतना तो नॉलेज है अपने पास, और हम क्या करेंगे, आसानी से बता देंगे कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है अकाउंटिंग के, ये आपके खत्म हो गए, यानी 2 चैप्टर 2 दिन में अभी तक खत्म हो चुके हैं। 10 दिन में 25 चैप्टर खत्म करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, साथ दीजिएगा तो खत्म कर दूंगा, टाइम दीजिएगा तो ये पक्का है। और अभी तक मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बताया है 2 चैप्टर में कि जो आपको घर पे जाके याद करना पड़े, कि आपके ऊपर प्रेशर हो कि नहीं 10 दिन बचे हैं कैसे याद होगा अभी तक। मतलब मेरे ख्याल से अभी अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इतना तो गारंटी है कि अपने से कुछ ना कुछ लिख दोगे, और कुछ ना कुछ क्या, एकदम पॉइंट पे जाके आप लिख सकते हो। इस टाइप का तो मैंने आपको समझा रखा है। अगला हमारा जो आता है, आपने तो मुझे सिलेबस भेज रखा है,
कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है ना आप लोगों को, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस अकाउंटिंग। कैपिटल रेवेन्यू रूल्स डिटरमाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट एडवांटेज। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस आपको पढ़ने हैं। इसको जल्दी जल्दी में 13 के 13 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको जल्दी जल्दी में हम निपटा देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई हमें क्या करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि हमें ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हो जाए, हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी हो जाए, है कि नहीं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमारा क्या होता है, प्रोसेस अकाउंटिंग का। तो ये चीजें हमने आपको समझा रखा है। बात आता है उसके बाद कॉन्सेप्ट्स का। अगर हम याद करें तो बड़ा टफ है, लेकिन समझ लें तो बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में ज्ञान। अच्छा, ये ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि जो पूरा का पूरा एक पहले से एक रूल डेवलप किया गया, मतलब पहले से प्री स्पेसिफाइड रूल्स को ही तो हम क्या करते हैं, ज्ञान कहते हैं, है कि नहीं। तो यानी कि अकाउंटिंग करने के लिए जो हमारे पास कुछ प्री स्पेसिफाइड रूल्स रेगुलेशन, जो हमारे लिए पहले के विद्वानों ने, पहले के बिजनेसमैन ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, है कि नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए, बिजनेस के नेचर के हिसाब से कुछ ऐसे रूल डेवलप किए गए हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी खड़ा किया गया है यहां पे, ताकि इन फ्यूचर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे पास आता है तो उस प्रॉब्लम को हम आसानी से अपने से क्या कर सके, साइड कर सके, और हमारे अकाउंटिंग के गोल को आसानी से जब अचीव किया जा सके, यानी कि एकदम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह की जानकारी हो जाए, तो उन सभी रूल्स रेगुलेशन को ही हम क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट कहेंगे। ज्यादा लंबा बोल दिया ना, हाँ ज्यादा लंबा बोल दिया, तो मैं कहां कह रहा हूं आप याद करिए। मैंने कुछ इसमें की पॉइंट्स मैंने बोला, वो की पॉइंट्स आप एक बार सोच कर देखो, आपके लाइफ में रोज आता है। मैंने क्या बोला, की पॉइंट्स क्या, अब इससे आप अपना क्या करना, तैयार कर लेना। मैं फिर बता रहा हूं, अब बचे हैं हमारे पास सिर्फ, आज मिला के देखा जाए तो सिर्फ 9 दिन बचे हुए आपके एग्जाम में। तो मैं अगर आपको मैं बोलूं, नहीं आज मिला के 9वां दिन एग्जाम रहेगा, हाँ तो है कि नहीं, तो मैं अगर आपको बोलूं कि याद कर लो तो संभव नहीं है, तो मैं सिर्फ कीवर्ड्स दे रहा हूं आपको। तो कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, ये एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, ये रूल्स एंड कहते हैं लोग ना कि मैथ का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताते हैं सर, इसका मतलब मैथ बनाने का रूल बढ़िया बताते हैं। लेकिन मैं यहां मैथ के रूल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किस चीज के रूल के बारे में बात कर रहा हूं, नाम ही जुड़ा हुआ है अकाउंट, है कि नहीं। अब एक चीज याद रखिएगा कि अकाउंटिंग का कोई भी रूल साइंस के तरह जिद्दी नहीं होता, है कि नहीं। मतलब ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल कह लीजिए, डायनेमिक कह लीजिए, है कि नहीं, जो बिजनेस के नेचर के हिसाब से, गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, स्ट्रेचेबल कह लीजिए इसको, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस को थोड़ा सा आसान बना देता है। लेकिन रूल ऐसा नहीं होता है कि आज मैं ऐसे ही बैठे सोच रहा था और मुझे इस करकट के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब ऐसा नहीं हो। तो अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन किस चीज पे बनाए जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी कि बिजनेस तो बहुत जमाने से चला आ रहा है। तो हम पहले जब ऐसा करते थे, तो अगर कोई प्रॉब्लम किसी बिजनेसमैन को आया, सेम प्रॉब्लम किसी और बिजनेसमैन को आया, तो उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करा, है कि नहीं।
तो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने देखा कि भाई ऐसा अगर किसी के पास प्रॉब्लम आ रहा है तो ये काम करो, आसानी से वो खत्म हो जाता है। जैसे नानी माँ की या दादी माँ के नुस्खे वगैरह गांव में होते हैं ना, माँ घरेलू उपचार, वो क्या था मतलब, वो लोग डॉक्टर तो थे नहीं, एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं थे, उनके यहां कुछ हुआ होगा, उन्होंने इसको ट्राई किया होगा, वो हो गया, सही हो गया, तो उसके बाद वो क्या हो गया, धीरे धीरे रूल हो गया। तो वैसे ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, कि भाई एक ऐसा प्रॉब्लम है जो दूर ही नहीं हो रहा है। हमने क्या किया, अकाउंटिंग बॉडीज ने मिलके, यानी कि जहां पे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जिनके पास अकाउंटिंग का अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग बैठ के उन प्रॉब्लम्स पे विचार करने लगे कि उस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए। उसके बेस पे उन्होंने एक रूल डेवलप किया, वो हो गया। तो इसलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे यदि एग्जाम में पूछता है तो कहिएगा ये दिनों दिन या रातों रात ये तैयार नहीं होता। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग को करने के लिए एक रूल्स रेगुलेशन है, जिसे अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा क्या किया जाता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी के बेसिस पे तैयार किया जाता है, जिससे हम अकाउंटिंग के गोल को आसानी से अचीव कर सके। अब अकाउंटिंग के गोल क्या है, अकाउंटिंग के या नीड क्या है, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, सारा तो मैंने बताया इनका। तो उसको अचीव करने के लिए जो हम क्या करें, रूल रेगुलेशन तैयार करते हैं, वो हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग। फायदा क्या होता है कि अगर अकाउंटिंग के रूल रेगुलेशन नहीं होते तो फिर अकाउंटिंग अकाउंटिंग ना होके क्या हो जाता, हमारा हिसाब किताब हो जाता घरेलू, फिर किसी को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ अलग अलग प्रकार के रूल लगा दिए बिजनेस में, कि ऐसा अगर करेंगे तो हमारा बिजनेस का जो अकाउंटिंग जो हिसाब किताब होगा एकदम परफेक्ट होगा, और हर हिसाब किताब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब सीधे चलते हैं पॉइंट पे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा कौन सा होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हमने कल आपको बता रखा था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी एक रूल है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको कन्वेंशन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, है कि नहीं है, कुछ लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो इसलिए वैसे इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, लेकिन अभी आपके पास फिर मैं बता रहा हूं लैक ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट ही समझो, प्रिंसिपल जो कह लें वो समझो। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस अपने बिजनेसमैन से एकदम से क्या होता है, सेपरेट होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम बाकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जब भी अकाउंटिंग करने बैठेंगे अपने आप को क्या बना लेंगे, बिजनेस। अपने आप को क्या बना लेना है, बिजनेस बना लेना। और बिजनेस यदि अपने ऑनर के साथ भी कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको भी प्रॉपर वे में उसी तरीके से लिखना है, जैसे मान के चलिए वो यदि थर्ड पर्सन के साथ, किसी बाहरी लोगों के साथ यदि कोई करता लेन देन, तो उसी प्रकार से। बस यही होगा कि बाहरी लोगों का नाम लिख दिया जाता है, लेकिन पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कभी अपने ऑनर का नाम नहीं लेता, या तो अपने ऑनर के बदले कैपिटल कहता है और नहीं तो ड्राइविंग कहता है। जब ऑनर पैसे या धन दौलत कुछ भी लगाता है तो वहां पे बिजनेस क्या करता है, अपने ऑनर के नाम के बदले कैपिटल का यूज करता है, और जब वही ऑनर अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, कुछ भी निकालता है, तो उसको क्या किया जाता है, ड्राइविंग का नाम दिया जाता है। ध्यान रहेगा। तो ये हो गया, एक एक करके मैं सीरियल वाइज ही बता दे रहा हूं। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, एक और चीज मैंने आपको बताया हुआ था, डिफिनीशन में ही मैंने बता रखा था, मैंने आपको डिफिनीशन में ही बता रखा था। नंबर 2, मोनी मेजरमेंट, क्या आदत हो, मोनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मोनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मोनी का मतलब मुद्रा, अरे क्या बात, हाँ, मॉनेटरी वैल्यू के बारे में। तो मोनी का मतलब क्या हो गया, हमारे यहाँ पैसा रुपया चलता है तो पैसा रुपया, जनरली इसको अगर हिंदी में नाम देंगे तो मुद्रा कहेंगे। कभी देखिए, मैं क्या बोला था उस दिन कि आपको दुनिया से थोड़ा सा अलग खुद को दिखाना है। अगर आप भी पढ़ लिख के मनी का मतलब रुपया कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ रुपये में डील किया जाता है, इसलिए मनी का मतलब, बाकी लोग रुपया कहे तो बढ़िया है,
लेकिन आपको क्या करना है, मनी का मतलब क्या होगा, मुद्रा होगा, जो डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि डॉलर का नाम आप मनी कहिएगा, अमेरिका में मनी कहिएगा तो कोई रुपया नहीं समझेगा, वहां पे क्या समझेगा लोग, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज किस चीज में होता है, डॉलर में, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, भाई तू कहां से आ गया यार, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब भी अकाउंटिंग करने जाओ तो दिमाग में एक चीज सेट कर लेना, हमें अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को करना है जिसको हम किसके टर्म में कन्वर्ट कर सके, मनी के टर्म। कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो किसी बिजनेस के लिए, किसी बिजनेस के डिसीजन के लिए, लेकिन यदि उसको हम रुपए पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे। रिंकू सिंह मान के चलिए इंडियन टीम में आ चुके हैं, इंडियन टीम का भी अकाउंटिंग होता होगा, रोहित शर्मा ने भी अच्छा खेला, अकाउंटिंग होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जिस मैच में रिंकू सिंह खेलेंगे उस मैच में इंडियन अकाउंटिंग में क्या, जब अकाउंटिंग करेगा इंडिया टीम तो उसमें क्या करेगा, रिंकू सिंह को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के या प्रॉफिट दिखा देगा, नहीं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो उनका क्वालिटी वाला कैरेक्टर है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टर को अकाउंट क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे मैंने बताया था, इसको किस चीज में बताया था, कौन सा टॉपिक कौन था वो, नहीं याद है, एक ही तो चीज है। मैं जब भी आपको बोलूं, जब भी मैं किसी चीज के कमी के बारे में पूछूं, तुरंत लिमिटेशन का नाम दीजिएगा, बताया तो था इसीलिए। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने बताया था कि क्वालिटी बेस्ड नहीं करते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक वैसे ही मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि आपको क्वालिटी बेस्ड नहीं करना। तीसरा आपको होता है क्या होता है, अच्छा आपको पता है ये सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा ना कहीं उसमें एक कीवर्ड्स होगा। यहां पे देखिए तो क्या है, वो मतलब जो चल रहा है लगातार। आप जब भी अकाउंटिंग करने जाओ किसी भी बिजनेस एंटिटी का, अच्छा बिजनेस एंटिटी क्या होता है बता रखा है ना हमने, सबसे पहला बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में। जिस भी बिजनेस का आप अकाउंटिंग करने जाओगे उसको आपको एंटिटी मान के चलना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गोइंग मतलब जाना। जब भी किसी बिजनेस एंटिटी का आप अकाउंटिंग करने जाओ अपने दिमाग में एक चीज और सेट कर लेना, ये सारा का सारा बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, कहने का मतलब तभी आपका अकाउंटिंग सही होगा। आपको यह मान के चलना है कि जिस बिजनेस का आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो, जिस बिजनेस का आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो वो बिजनेस अभी बंद होने वाला नहीं है, वो बिजनेस अनगिनत दिनों के लिए, अनगिनत सालों के लिए लगातार आगे बढ़ने वाला है, लगातार आगे चलने वाला है। कब तक, जब तक कि वो बिजनेस बंद ना कर दिया जाए, है कि नहीं, जब तक कि वो बिजनेस बंद ना कर दिया जाए, या जब तक वो बिजनेस दिवालिया घोषित ना हो जाए, देखिए इंसॉल्वेंट। क्योंकि यदि कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए, यदि कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए तो किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन को, याद रखिएगा, किसी भी चीज को करने का हक नहीं होता है, किसी भी देश के कानून में यह कहा गया है। क्योंकि आपके पास जितने खाने का हक था आपने उससे ज्यादा खा लिया है, तो अब आपको आगे जो खाना खाना है, कहां जाना है, जेल में जाना है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी इंसॉल्वेंट पर्सन को देखिएगा, बाहर नहीं रहते हैं वो लोगों को कहां भेज दिया जाता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड में यदि आप कमाकर अगर चुका सके हो तो चुकता कर दो, अदरवाइज आपको कानून अपने पास रख लेगी। तो वही होता है। तो कंपनी अब कैसे अपने पास रखेगी भाई कानून, तो कंपनी को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बिजनेस वगैरह को बंद कर दिया जाता है। तो बिजनेस क्या, जनरली हमें क्या मान के चलना है, दिमाग में क्या सेट करके चलना है कि हम जिस भी बिजनेस का अकाउंटिंग करने जा रहे हैं वो बिजनेस लगातार चलने वाला है, लगातार चलने। कब तक, जब तक कि या तो उसे बंद करने का मतलब निर्णय ना लिया गया हो, और नहीं तो वो दिवालिया घोषित ना हो गया। इसलिए कंपनी के केस में कहा जाता है कि हर कंपनी को अपना सॉल्वेंसी रिपोर्ट हर साल क्या करना होता है, कंपनी रजिस्ट्रार को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है कि भैया अभी अगले 1 साल तक आप इंसॉल्वेंट होने वाले नहीं है।
पता है ये गोइंग कॉन्सर्न क्यों कहा जाता है? थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करने का यही फायदा होता है कि यदि इस कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट का आप फॉलो नहीं करिएगा तो आप किसी एसेट्स पे ये डिटरमाइन नहीं कर पाइएगा कि कौन सा एसेट्स हमारा करंट एसेट्स है और कौन सा एसेट्स हमारा नॉन करंट एसेट्स है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हम करेंगे, अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा तो हर एसेट्स को हम यही मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस अब बंद होने वाला है, तो हर एसेट्स हमारा क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा। यानी हमें लॉन्ग टर्म और करंट मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कोई अंतर नहीं रह पाएगा, ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर रह पाएगा। क्योंकि याद है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड कंज्यूम करते हैं। और रिवेन्यू ऑपरेशन क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम विद इन अकाउंटिंग पीरियड हम क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। तो भाई अब हमारे पास, अब हम या क्या ये सोचेंगे अगर गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? सब बिजनेस जिसका करने जा रहे हैं अकाउंटिंग करके जाएंगे और ये बिजनेस बंद हो जाएगा, हम तो यही सोचेंगे। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि हम कैपिटल और रिवेन्यू के बीच के अंतर को जान सके। ध्यान रखिएगा। फिर आगे आता है नंबर 4, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। जब भी आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते होइएगा तो आपने इसका नाम सुना होगा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ाई कर लो, अगले 10 दिन मत करो पढ़ाई, वो 10 घंटे का पढ़ाई एकदम 0/सन्नाटा हवाहवाई.com में चला जाएगा, है कि नहीं है? तो इसलिए क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार जो भी कर रहे हो ना, लगातार कर रहे हो, यही कहता है बिजनेस। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बिजनेस का कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप बिजनेस में जब अकाउंटिंग करने जाओगे ना तो आपके पास एक काम को करने के हो सकते हैं अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़े। जैसे स्टॉक इन्वेंट्री का जो हमने नाम लिया था, उसके वैल्यू का डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास लीफो, फीफो, वैल्यू क्या कहते हैं, ये वेटेड एवरेज मेथड वगैरह होता है। डेप्रिसिएशन में आप चलिएगा तो उसमें अलग अलग मेथड, SLM, WDV, ये सारा का सारा मेथड होता है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें, क्योंकि सभी मेथड से रिजल्ट हमारा सेम आने वाला नहीं है। हर एक मेथड से हमारा रिजल्ट कुछ ना कुछ अलग आएगा, हमारा प्रॉफिट अलग आएगा, हमारा एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा या बढ़ जाएगा, मतलब बराबर नहीं आने वाला। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि ठीक है, आपके पास बहुत सारे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है, यदि आप किसी भी बिजनेस एंटिटी का अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो जो अकाउंटिंग मेथड आपने एक बार यूज कर लिया, आगे आपको वही अकाउंटिंग का मेथड यूज करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं यार मजा नहीं आ रहा, अगले साल दूसरा मेथड यूज करेंगे, फिर अगले साल दूसरा मेथड, फिर अगले साल दूसरा मेथड। इससे आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप सही से प्रॉफिट लॉस का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाइए। सबसे बड़ा चीज है कि आप कंपैरिजन नहीं कर पाइएगा, और जब कंपैरिजन आप खुद का किसी और बिजनेस से जब कंपैरिजन ही नहीं कर पाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आप मार्केट के साथ जी रहे हैं या मार्केट से नीचे जी रहे हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट कहता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप किसी बिजनेस एंटिटी का अकाउंटिंग करने जाओ तो आप जिस रूल को आप उठा रहे हो कंटिन्यू उसी रूल को। एक बार आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए अगर SLM फॉलो कर लिया तो आपको कंटिन्यू SLM फॉलो करना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नहीं, अब गलती कर दिया तो अब जीवन भर गलती ही करें। वहां पे आपको रूल थोड़ा सा आपको आराम देता है, कहता है कि बदल सकते हो। कब? यदि कानून में ही बदलाव आ जाए। जैसे कि ये कहा जाता है कि आप जब चलिएगा ना तो इनकम टैक्स जब पढ़िएगा तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के मेथड के लिए WDV यूज किया जाता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड इनकम टैक्स में। तो वहां पे आप चाह के भी SLM यूज नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? इंडिया में आज करके जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए मैंने बोला था लीफो, फीफो, तो इसमें आपको क्या यूज करना है? फीफो मेथड करना है। तो वहां पे आप चाह के भी लीफो मेथड यूज नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि यदि कानून ने ये बदलाव कर दिया, कानून ने ये कह दिया कि आपको इस रूल को फॉलो नहीं करना है, तो आपको मजबूरी है क्या करना है?
कानून का पालन करना है तो आपको बदलना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एक बार कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का वायलेशन करना है, लेकिन वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। एक तो वो हो गया। दूसरा, एक और जगह आप कर सकते हो, आपके पास एक ऑप्शन और है। आपको ऐसा लगता है, चलो एक बार आपने गलती कर दिया कि आप लीफो मेथड फॉलो करने लगे और कानून कोई राय नहीं देता, कानून कहता है कि जो भी मेथड फॉलो करना है करो, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार लीफो मेथड फॉलो करके हमारे अकाउंटिंग का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, हमारा प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा है कि नहीं, तो उस केस में आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप चेंज कर लो। एक बार हम आपको मौका देते हैं। यदि आपको लगता है कि लीफो के बदले आप फीफो यूज करोगे या फीफो के बदले आप लीफो यूज करोगे तो आपका अकाउंटिंग का जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा, तो आपके लिए अलाउड है। लेकिन आपको अपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको साफ साफ लिखना है कि आपने इस साल इस रूल को फॉलो ना करके आपने किस रूल को फॉलो किया है, इस वाले रूल को फॉलो किया है, और इस वाले रूल को फॉलो करने के कारण आपके रिजल्ट में, आपके अकाउंटिंग रिजल्ट में ये इफेक्ट्स दिखे हैं, वो सारे इफेक्ट को भी इवन आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ये 4 कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपको? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, सेपरेशन कर देता है ये। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जिसको हम पैसे के टर्म में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ उसी का अकाउंटिंग करेंगे। फिर गोइंग कंसर्न कर सकता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करने जाएंगे ये सोच के चलना है कि हम जिस भी बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस तब तक आगे चलता रहेगा जब तक कि या तो बंद होने के कगार पे ना आ जाए या वो दिवालिया घोषित ना हो जाए। उसके बाद कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस भी बिजनेस का अकाउंटिंग आप करने जाएं उस बिजनेस के अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेथड्स को फॉलो करें जिस मेथड्स को पहले से फॉलो किया जा सकता है। एक्सेप्शन आर अवेलेबल, और वो एक्सेप्शन क्या है कि यदि कानून में कोई परिवर्तन होता है तो चेंज कर सकते हैं, या आपको अगर लगता है कि इससे बेहतर रिजल्ट आपके पास अगर मेथड चेंज करके आएगा तो आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का, ये अभी का 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ाए ना? नहीं सर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये सब पढ़े थे कि नहीं आप लोग? भैया पढ़े थे कि नहीं पढ़े? क्या? कोई बात नहीं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? नाम से पता चल रहा है यहां भी। हाँ देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देखिए अकाउंटिंग करने का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह पता करना है, अपना टैक्स पता करना है कि नहीं। हम सरकार को अगर ये कहें, सरकार कहती है कि इनकम पे अपने टैक्स दो, हम सरकार को कहें अगर कि ऐसा है सर अभी हमने अपना इनकम कैलकुलेट नहीं किया है, हम सोचे हैं कि 15-20 साल बाद एक के बार इनकम कैलकुलेट करेंगे, हम 15-20 साल बाद सर टैक्स देंगे, सरकार क्या कहेगी? मान जाएगी? मानेगी? नहीं मानेगी। वैसे ही एक मालिक अकाउंटेंट रख दिया, अपना एक बढ़िया बिजनेस आपने ही खोल दिया और आपने उस बिजनेस में एक बहुत बढ़िया अकाउंटेंट रख दिया, आप, और बहुत फेमस अकाउंटेंट था। मालिक ने पूछा, हाँ भाई बता इस बार का प्रॉफिट क्या हुआ? अभी लगातार आप देखिएगा हर न्यूज़पेपर में आजकल देखिएगा, बिजनेस न्यूज में देखिएगा तो हर क्वार्टर का प्रॉफिट अपना अपना शो कर रहा है लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो पेपर में आपको दिखेगा। वैसे ही आपने भी सोचा कि चलो हम अपने क्वार्टर का जरा प्रॉफिट पता करें। आप गए उस अकाउंटेंट से, बोले कि हाँ भाई जरा बता हमारा प्रॉफिट का क्या हाल है, कब तक दूसरे का प्रॉफिट देंगे। अब अकाउंटेंट बोले मालिक भरोसा करो आप, हम यहाँ के सबसे सुपर अकाउंटेंट है, आपको पता है? तो हाँ पता है। गलत नहीं करेंगे, आपको पता है? पता है। तो फिर भरोसा रखिए ना, आराम से, अपना ही ना बिजनेस है, हम भी तो आपके अपने ही अकाउंटेंट हैं, 10-15 साल बाद बताएंगे आपको आराम से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मालिक क्या करेगा? बोलेगा पागल हो गया, इसको हटा दे। यही होगा कि नहीं होगा? तो ना गवर्नमेंट मानने वाली और ना ही हम मानने वाले। बैंक में आप लोन लेने गए, आप क्या बोल दिए? अरे मैनेजर साहब चेहरा देख के नहीं लग रहा है, सोने का चेन पहन रखा है, रोलेक्स की घड़ी है, ब्रांडेड सारा चीज है, उसके बाद भी आप बात कर रहे हो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहे हो, क्या बात करते हो? अरे हम झूठ थोड़े ना बोलेंगे, किसी से पूछ लेना। आज तक मैं झूठ बोले, लोन दो आप, कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे आपको, बाद में प्रॉफिट होगा। मैनेजर आपको लोन देगा क्या? कभी नहीं देगा।
तो क्यों नहीं देगा? तो इसी चीज को खत्म करने के लिए बिजनेस में एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि हम ऐसा क्यों ना ऐसा करते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड, टाइम गैप के बाद हम क्या करेंगे, अपने आप को रोक के हर बार क्या होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस का एक बार एनालिसिस कर लें, ताकि हमें पता चल सके हमारे बिजनेस का सिचुएशन। मान के चलिए अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद ही अगर हमको क्या करना है, अकाउंटिंग करने का हमने सोचा, चलो गवर्नमेंट का भी कोई रूल नहीं था, हम मान लिए, लेकिन यदि आपके बिजनेस में यदि लॉस हो रहा है तब तो आपको पता नहीं चलेगा अगले 5 सालों तक, और आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप बिजनेस करो तो उसके अकाउंटिंग करने के लिए एक टाइम गैप के बाद अपने आप को वहां पे रोक दो, और फिर क्या करो, अपना हिसाब किताब करके देख लो आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जिस कारण से प्रॉफिट हो रहा है फोकस करो कि वो कारण को और स्ट्रांग किया जाए, है कि नहीं। और अगर लॉस हो रहा है तो जिन कारणों से लॉस हो रहा है उन कारणों को क्या करो, आप खत्म करो, फायदा ये भी होता है। तो उसे ही क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट में बदल दिया गया, तो वही होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अकाउंटिंग में क्या नाम लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, आपको पता है जनरली फाइनेंशियल ईयर ये जो 12 मंथ्स का लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है? अगर मैं 6 मंथ्स का लेता हूं, लेट सपोज जैन टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर, तो इसमें क्या होगा कि कुछ मौसम हमारे उसमें क्या होंगे, काउंट होंगे, और कुछ मौसम हमारे वहां से खत्म हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि एक जो हमारा पीरियड होगा उसमें कभी प्रॉफिट शो कर देगा और एक पीरियड होगा उसमें लॉस शो कर देगा। लेकिन ये जो 12 मंथ्स होता है ना, इसमें साल के सभी मौसम जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो यदि उलन का भी कोई कंपनी है उलन, तो उसका भी जो भी होगा हर साल बराबर आएगा। तो उससे क्या होता है ना कि कंपैरिजन करने में मदद मिलता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर को जनरली 12 मंथ्स ही किया गया। पहले कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च ही करना है, बट कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब याद रखिएगा हमेशा क्या हो गया, 1 अप्रैल जैसे 2022 में शुरू हो रहा है तो ये कहां तक जाएगा, 31 मार्च 2022। अरे भाई 2023 होगा, फिर थोड़े ना आएगा दोबारा, कल का दिन आज वापस आएगा फिर आगे नहीं आएगा। तो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ध्यान रहेगा ये। तो इसी के बेस पे, लेकिन आजकल अब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, सिर्फ 12 महीने पे नहीं बना रही है। फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपको बता दूं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। तो इसलिए वो क्या करते हैं भाई कि हर 3 महीने पे क्वार्टरली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स के भी रूल हैं, क्योंकि आपको एडवांस टैक्स वगैरह आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो एडवांस टैक्स तो आप क्या करते हैं, एक अनुमानित टैक्स होता है, तो अपने इनकम के बेस पे आप क्या करते हो, एडवांस टैक्स को जमा करते हो। तो इन सब चीजों को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बात आया तो मैं आपको बता दूं, कैलेंडर ईयर एक होता है और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। मैं बच्चों को बता देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। आपको भी थोड़ा सा बता दूं, फाइनेंशियल, तो यहां पे जो होगा अकाउंटिंग में 2 चीज होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है आपको फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कहने का मतलब कैलेंडर शुरुआत हो और खत्म हो, यानी कि 1 जैन टू 31 दिसंबर। और ये पता है अगर 19 की बात करें तो 1 जैन 19 से 31 दिसंबर 19 तक जाएगा। और इसीलिए इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, हम कहते हैं जिस साल का अगर 2000, जैसे अगर कह दे आपको कि वर्ष 2019 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका कहने का मतलब कि वर्ष 2019 कहने का मतलब कि 1 जैन टू 31 दिसंबर 2019 की बातें मैं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि मैं बात कर लूं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की, तो ये कब से कब तक स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहां पे क्या हो जाता है, अगर मैं 1 अप्रैल 2019 कर रहा हूं तो यहां पे 20 हो जाएगा। और इसीलिए इसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप प्लीज पहचान कर लीजिएगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन में अगर कभी आए, तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे
पूरा का पूरा दे। आप समझिएगा जैसे 2 सालों का एक साथ दे, समझिएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। और 1 साल के बारे में दे तो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? ये ध्यान रखिए। आगे हमारा है क्या, एक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितना? 5 बताया था ना मैंने, छठा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आपको बेस ऑफ अकाउंटिंग में जब चलेंगे ना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो वहां भी आपको ये मैं बताऊंगा। इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि ये आप समझो कि 99% अकाउंटिंग जो होता है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे ही किया जाता है। 99% अकाउंटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, कैश बुक को छोड़ दीजिए, और एनपीओ के केस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को छोड़ दीजिए, तो आपको सारे अकाउंटिंग इसी बेसिस पे किए जाते हैं। तो ये बाकी जो 3 मैंने नाम बोला, फिर ये किस बेस पे किए जाते हैं? तो इनके लिए जिस बेस का यूज किया जाता है वो मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं। वो कौन सा बेसिस होता है? नाम से ही पता चलता है, कैश बेसिस, जिसके बारे में कल मैंने बोला था ना डायलॉग, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक ही चीज को पहचानता है, बोलता है दुनिया में मुझे एक ही चीज दिखाई देता है, पैसा। आएगा तो दिखाई देगा, जाएगा तो दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ भी आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है, अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इतना तो आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कह दिया कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो किसी खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। तो लेट सपोज मैं अगर अकाउंटिंग कर रहा हूं, ये हो गया हमारा जैसे 1 अप्रैल 19, और ये हो गया 31 मार्च 20। ये दोनों पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। तो पक्का है कि ये इससे पहले का पॉइंट हो गया और ये इसके बाद का पॉइंट हो गया। मैं मान के चलिए जो भी अकाउंटिंग कर रहा हूं इसी पीरियड के लिए कर रहा हूं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो जरूरी नहीं कि ट्रांजेक्शन यहां से यहां पे ही हुआ है, ट्रांजेक्शन्स यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, लेन देन। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स क्या होंगे, अब रिसिप्ट और पेमेंट चारों तरफ होगा। तो क्या होता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप इस पीरियड के लिए, यहां से लेके जब यहां तक के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखना है यहां पे जो इस पीरियड से रिलेटेड हो। रिलेटेड हो मतलब जो इसी पीरियड से क्या करते, बिलोंग करते हो। जैसे कि चाहे जो एक्सपेंस, जो एक्सपेंडिचर या जो भी रिसिप्ट्स इस पीरियड से हो, जो भी सॉरी रिसिप्ट नहीं होगा यहां पे, जो भी एक्सपेंडिचर या इनकम इस पीरियड से हो, उसी का हम सिर्फ क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। कहने का मतलब मैंने आपको कुछ ही देर पहले आपको बताया अकाउंटिंग टर्म्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताया था ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहने का मतलब कि हमें दिखाई कहां दे रहा है, वो यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे किस रूप में दिखाई दे रहा है, क्या एक्सपेंस के रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का है यानी कि वो किस पीरियड से रिलेटेड है, पहले से। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई तुमने खर्च कब किया था, वो तो सर इसके पहले, तो उसका हम रिकॉर्डिंग यहां पे नहीं करेंगे, भले उसका पेमेंट क्यों ना हमें आज आके मिला हो। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं बच्चों को सिंपल सा बोलता हूं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको काम से मतलब, और कैश बेसिस कहता है हमको दाम से मतलब है। बस ये ध्यान रखिए। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जिस समय में खर्च या इनकम हुआ उसी समय लिखो। जैसे मान के चलिए इस पीरियड में जैसे 12,000 रेंट है रूम का, हमें रिसीव कितना हो गया, मैंने रूम रेंट पे दिया है, कितना रिसीव हो गया, 13,000। हम इसमें रिकॉर्डिंग कितना करेंगे सर,
इनकम कितना मानेंगे, रिकॉर्डिंग वैसे कैश तो 13,000 लिखेंगे, लेकिन एज अ इनकम इसको कितना दिखाएंगे, 12,000। पक्का है कि वो 1,000 या तो मेरे लिए क्या होगा, एडवांस होगा, और नहीं तो हमारे लिए पहले से कुछ बकाया होगा तो मिला होगा। तो ये जो 1,000 का होगा ना, वो ना एक्सपेंस और ना इनकम हमारा इस पीरियड का नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर दे दूं तो समझिएगा कि 2019 में हमने क्या किया, खर्च किया, ठीक है, और 2020 में हमने इसको क्या किया, पेमेंट किया। तो यदि मैं एक्रूअल बेसिस पे चलूंगा तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि पेमेंट का छोड़ो यार, भूल जा, क्या फर्क पड़ता है पेमेंट से, ये देखो खर्च कब किया, क्योंकि एक्रूअल बेसिस किससे मतलब रखता है, उसने देखा कि खर्च हुआ 2019 में, मतलब इसका अकाउंटिंग यानी इसको एक्सपेंस और या इनकम कब दिखाएंगे हम, 2019 में। लेकिन कैश बेसिस कहता है काम से क्या फर्क पड़ता है, दाम बताओ कब मिला, 2020 में। तो कैश बेसिस कहेगा कि नहीं, उसको 2019 में मत लिखो, कब लिखो, 2020 में। इसीलिए कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता कि ये सही प्रॉफिट लॉस की जानकारी नहीं देगा, ध्यान रहेगा। तो ये हो गया हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आगे होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, हो गया फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, 6 हो गया है ना, 7 फुल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोजर किससे बना है, डिस्क्लोजर से, हाँ भैया, किस चीज से बना है, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है बताना। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करो, जब भी आप अकाउंटिंग करो तो उससे रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, उन सभी चीजों को क्या करो, अपने अकाउंटिंग में दिखाओ। उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना है। आपको किसी चीज को छुपा के नहीं चलना है, चलो यार छोटा खर्चा है कौन दिखाए, नहीं। यानी कि अकाउंटिंग में आपको हर एक चीज को क्या करना है, ऐड करके चलना है। लेकिन फिर वहां पे खड़ा हो जाता है कौन, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई, इससे कहता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। वही वाला कहानी याद है, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने पूछा अपने अकाउंटेंट से, हाँ कल का खर्च बता, तो साहब इसके पापा आए थे तो उनको चाय पिलाया, फिर उसकी मम्मी आई तो चाय पिलाया, भाई आए चाय पिलाया, मतलब चाय पिलाते पिलाते 200 कप चाय पिला दिया, है कि नहीं। अब एक बात बताइए, किसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि हम डेबिट साइड में चाय 5 रुपया, चाय 7 रुपया, चाय 4 रुपया, हाफ कप चाय 3 रुपया, ऐसा अगर लिखा जाए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के लोग पागल नहीं हो जाएगा। मैन पावर जो लगेगा सो लगेगा, अपना खर्च भी लगेगा। तो इसलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, फुल डिस्क्लोज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर खर्चों को लिखो, लेकिन यार इतना भी डिस्क्लोज मत करो कि इरिटेट करके रख दे। ऐसा है कि आप कुछ छोटे छोटे खर्चों को, जिसको देख के हमारे ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उन चीजों को आपको डिस्क्लोज करना कोई जरूरत उसका नहीं है। उसको क्या करो, वैसे वैसे जितने भी खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे, उनको इकट्ठा करके क्या कर दो, एक साथ लिख दो, जैसे पेटी एक्सपेंस लिख दो, है कि नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दो, कि मतलब कुछ कुछ खर्चे हुए। अब भाई बड़ी कंपनी है तो इतना खर्चा तो होना है, बनता है भाई। अब स्पेयर आया 5 रुपए का एक नट आया, तो उसको क्या करें, लिखे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, वो अमाउंट आपको दिखाना है। लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको उन्हीं चीजों को मुख्य रूप से सामने लाना है, उन्हीं चीजों को मुख्य रूप से सामने लाना है जिन चीजों का इफेक्ट हमारे डिसीजन पे पड़े, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है,
मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, ये 8वां हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 9 फुल डिस्क्लोजर हो गया, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट हो गया, एक्रूअल हो गया, मैटेरियलिटी हो गया। अब आता है प्रूडेंस। क्या आता है हमारा? अब आ गया कौन सा हमारा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? नाम सोना सोना सा लग रहा है ना। गजनी वजनी टाइप के आप लोग नहीं हो ना? पक्का? कल ही तो बताया था मैंने। हाँ, अब इतना हंसा के बताया था, बेचारी बीबी आंटी से पिट गई थी। अब याद आ गया होगा। कुछ तो खोना पड़ेगा ना, है कि नहीं? देखो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉस के बारे में थोड़ा सा आपको भनक लगे ना, तैयारी शुरू कर दो उसके लिए। लेकिन प्रॉफिट जब तक आपके पॉकेट में ना आए उसको प्रॉफिट मत मानो। यानी लॉस का अकाउंटिंग जब आपको पता चले तभी से स्टार्ट कर दो भाई। थोड़ा सा अच्छे से कर दीजिए, ठीक है ना। तो लॉस का अकाउंटिंग आप हो गया चलेगा। तो लॉस का अकाउंटिंग क्या करना है, जिस दिन आपको पता चल जाए उसी दिन से शुरू कर दो। और जरूरी नहीं है लॉस का मतलब लॉस ही, लॉस का मतलब हो गया कुछ अगर खर्च भी है तो उसका भी। ठीक है, ध्यान रहेगा। जैसे सुकन्या योजना है कि नहीं, लॉस नहीं है, एक्सपेंस है भाई। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि घर में बेटी का जन्म होता है तो सरकार ने पहले से कह रखा है, सरकार को भी पता है कितना भी दहेज लेन देन बंद कर दे लेकिन ये चलेगा, ये है कि नहीं। तो उसके लिए घर वाले क्या करते हैं, जन्म के दिन ही, बाद में और चीजों के बारे में बाद में सोचा जाएगा, शादी का ख्याल पहले से आ जाएगा कि आगे 25 साल 28 साल 30 साल बाद हमें शादी करनी है और उसमें इतना खर्च लगेगा उस जमाने में। उसके लिए पहले से ही अपना प्रोविजन बना के और शुरू कर देते हैं जमा करना। ये किस कॉन्सेप्ट के अनुसार है कि नहीं। बारिश के मौसम में लोग सोने जाते हैं गांव में तो क्या करते हैं, कपड़ा निकाल के रख देते हैं अंदर घर पे, मतलब भीगा ही क्यों ना हो रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मतलब एक होता है कि भाई बारिश आ सकता है। तो क्या होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एकदम दिमाग में सेट करके चलना। बाकी कहानी तो बता ही चुका हूं ना, हो तो पिछला क्लास एक बार रिपीट कर दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा कॉस्ट। अगला क्या आता है हमारा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या जिसको बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसको भी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी लोग कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, डोंट वरी, इसका पूरा का पूरा प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है? ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करो तो जिस भी चीज का आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो उसका अकाउंटिंग हमेशा उसके ओरिजिनल वैल्यू पे करना चाहिए, हमेशा उसके ओरिजिनल वैल्यू पे करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मैं ये कैमरा स्टैंड लेके आया, घर पे आया, वहां से 1000 रुपए में लेके आया और यहां पे पहुंचा तो मोदी जी ने स्कीम निकाल दिया कि भाई अब कैमरा स्टैंड भारत में 25 रुपए से ज्यादा का नहीं बिकेगा। हाँ, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए कितना पे कर रखा है, 1000 रुपए पे कर रखा। तो ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू 25 रुपया तो हो गया, लेकिन हम इसको 25 रुपए पे नहीं दिखाएंगे। फर्स्ट एंट्री जो होना चाहिए इसका हमेशा किस पे होना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू पे होना चाहिए। मोदी जी ने ये भी कह दिया, मान के चलिए 25 रुपए ना करके उन्होंने बोला कि कोई भी अब आदमी कैमरा स्टैंड 2500 से कम में नहीं बेचेगा। तो यहाँ ये नहीं कि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो मैं अपने एसेट को उस वैल्यू पे दिखाऊं, नहीं, हमारा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1000 है ना, तो हमको एंट्री कितने पे करना है, 1000 पे कर रहा है। आगे हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो देखेंगे, डिवैल्यूएशन करेंगे देखेंगे, उसका अकाउंटिंग अलग होगा। डेप्रिसिएशन होगा तो नो डाउट इसमें कॉस्ट में कमी आएगी। हर साल हम बराबर नहीं करेंगे इसका,
लेकिन जो फर्स्ट एंट्री होना चाहिए आपका वो हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होना चाहिए। यही कहता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान रहेगा, ये हो गया आपको। फिर आगे कह रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगला क्या कहता है हमारा, हट जा भाई तू मत लिख। अगला क्या कहता है हमारा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना। ये देखिए मुख्य रूप से किस पे अप्लाई होता है, ये प्रिंटिंग एंड, मुख्य रूप से मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप हमेशा अपने एक्सपेंस को अपने क्या करिए, इनकम से मैच करिए, और इसको मैच करने के बाद ये पता करिए कि क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ये देखते रहना कि आपका कितना सही जा रहा है। ध्यान रहेगा, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर आगे कह रहा है कि आपको प्रूडेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया, ड्यूल एस्पेक्ट या ड्यूलिटी प्रिंसिपल जो होता है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वही वाला है, कौन सा, डबल एंट्री। क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन में कम से कम कितना पार्टी, दो पार्टी। सभी का अकाउंटिंग आपको करना है, जिसमें से एक पार्टी को क्या दिखाएंगे हम, डेबिट, और दूसरे को क्या दिखाना है हमको, किसको डेबिट दिखाएंगे किसको क्रेडिट दिखाएंगे, करेंगे बात रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। नेक्स्ट क्लास हमारा वही होगा, कहिएगा तो आज भी शुरू कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक होता है हमारा नंबर 13, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। कोई बात नहीं, हम लंच टाइम दे देंगे, आप लोग खाना खाकर आ जाना। देखो हम घर से निकलते हैं ना, तो ये चीज कुछ भी हो जाए, बेड रात को 11 बजे मिलने वाला है। अब आपके पास या तो पढ़ाऊं, और नहीं तो कहीं और पढ़ाऊं, या कहीं बैठ के ऐसे ही गप्पे मारूं, कुछ होने जाने वाला है नहीं। और मैं सही बात बता रहा हूं, पता नहीं क्यों आदत हो गया है कि अपना बकबक करना अच्छा लगता है। जिस दिन छुट्टी रहता है ना, समझ नहीं आता क्या करूं। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब जो हकीकत है। तो हाँ, ये है कि यहां से पढ़ाने के बाद घर जाता हूं तो ऐसा लगता है दुनिया में मेरे से ज्यादा सीरियस कोई है ही नहीं। हाँ, एकदम चुप, कोई बोलता भी है अगर तो मैं एकदम से चुप हो जाता हूं, एकदम से चुप हो जाता हूं। 1 मिनट सर प्लीज, थोड़ा दक्ष क्लासेस वाले डायरेक्टर लोग आए। ठीक है, हमारा लास्ट क्या है, हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हमें कब किसी रिवेन्यू को अपना इनकम मान लेना है और कब किसी को अपना इनकम नहीं मानना है। ठीक है ना, तो खैर इसके लिए जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत डीपली बात करता है। यहां पे कुछ नहीं, बस यहां पे यही जानिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमें कब रिवेन्यू मानना है कब नहीं मानना है।
अब जैसे मान के चलिए, यदि जैसे इस बोर्ड का जो वारंटी पीरियड है वो 3 इयर्स है, यानी कि 3 साल में कुछ भी खराबी होगा तो कंपनी इसको बनाएगी और नहीं बनने की स्थिति में इसको क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। ठीक है, तो वो कंपनी, आपको क्या लगता है कि मैंने जितना पे किया है क्या सबको उसने अपना रिवेन्यू मान लिया है? नहीं, इसका कुछ हिस्सा वो लोग क्या करते हैं, एज ए प्रोविजन के तौर पे रख लेते हैं कि यदि ये बोर्ड खराब हो गया 3 साल में तो उनको तो पे करना पड़ेगा ना। इसलिए वो फुल रिवेन्यू अपना रिकॉग्नाइज मतलब क्या करना, कि पहचान करना। तो फुल्ली ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ रख देते हैं। जैसे आपके यहाँ सैमसंग वगैरह का टीवी आता है तो देखते हैं आप किसी भी लोकल शॉपकीपर से ही क्यों ना खरीदो, आपके पास सर्विस सेंटर से जरूर एक पर्सन आता है और वो टीवी इंस्टॉल करके जाता है। भले ही आप कर लो खुद से, कोई दिक्कत उसको नहीं, लेकिन वो आता है एक बार जरूर, क्योंकि उनका ये सर्विस में ये रूल होता है कि जब तक उनका सर्विस प्रोवाइडर आपके घर पे आके सर्विस नहीं देगा वो कभी भी इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि अगर सेट करते टाइम यदि मान के चलिए वो टीवी गिर गया, आपकी जिम्मेवारी नहीं होगी, कंपनी उसको रिप्लेस करके आपको देगी। बहुत सारा टर्म्स होता है, तो अलग अलग केस में, अलग अलग बिजनेस के केस में आपको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के अलग अलग कंडीशंस हैं, जिनको सेटिस्फाई करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ध्यान रहेगा ये। तो आपका कॉन्सेप्ट 13 का 13 यही था। कौन सा? अच्छा, ये वाला वेरिफिएबल एक अलग से एक देख दिया, जबरदस्ती कॉन्सेप्ट बनाया गया है, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, वेरिफिएबल का मतलब हो गया कि आप याद रखिएगा, हम अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का करेंगे जिनका हमारे पास वाउचर अवेलेबल हो, बिल या वाउचर अवेलेबल हो। ठीक है, जिनका बिल या वाउचर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा उनका अकाउंटिंग करने का हक, राइट, हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, यही ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो चलिए आज के लिए इसको रहने देते हैं, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जानकारी देंगे, हल्का सा हमको लगता है बेसिक कहा है, कल खत्म कर देंगे जर्नल, लेकिन कल टाइम देना पड़ेगा। कितने बजे? अच्छा रुकिए, पहले हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।